बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक परवरदिगार के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ जो दिलों के राज खूब जानता है। तमाम नाजरीन को रोहेल वॉइस चैनल में दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मोहब्बतों भरा अस्सलामु अलैकुम। अक्ले महवे तमाशा है, दुनिया में क्या हो रहा है किसी को किसी की कुछ खबर नहीं। हम देखते हैं उस पर यकीन नहीं रखते और सुनी सुनाई बातों पर यकीन कर बैठते हैं। दुनिया में रोज़ अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते हैं कि उनको देखकर हमारी अक्ल ही सिमट कर रह जाती है। ऐसे ही एक शख्स ने अपनी आंखों देखे एक वाक़े को बयान किया है। यह वाक़या एक मैगज़ीन से लिया गया है। नाज़रीन, पुरअसरारियत के सफ़र में और हैरान कर देने वाले वाक़े के साथ हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कहते हैं एक छोटी सी गलती बड़ी बड़ी तबाहकारियों का सबब बन जाती है। कैसे हमारी ज़ाती चीज़ें हमारी शख्सियत का आईना होती हैं। लेकिन आपको ये सुनकर हैरत होगी कि हमारी इस्तेमाल शुदा अशिया का कैसे हमारी शख्सियत के साथ साथ हमारी किस्मत पर भी गहरा असर होता है। ऐसे बहुत से वाक़यात होते हैं जिनको मानने से हमारी अक्ल बिल्कुल इनकारी होती है और यूं कह लें कि कुछ भी समझ में नहीं आता। एक शख्स कहता है कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा मामला हुआ था। एक छोटी सी गलती ने मेरी तकदीर बदल दी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही मामला हुआ था। मैं अपने दोस्त की बहन की शादी में शिरकत के लिए उसके गांव गया था। ये एक पुरसुकून जगह थी। उस गांव में मेरी हैरत का मरकज़ यहाँ का एक आम सा मोची था। लेकिन आपको सुनकर हैरत होगी कि उसकी शोहरत की वजह उस मोती के हाथ का हुनर नहीं था बल्कि कुछ और ही था। और उसकी उस पुरअसरार आदत की वजह से लोग उस मोची से अपने जूते मरम्मत करवाने आते थे। मुझे उससे मिलने का बेहद शौक हो गया और मैं अपने दोस्त से इसरार करने लगा कि मुझे भी उस मोची से मिलना है। आखिर कौन सा ऐसा इल्म है उसके हाथ में जो सब उसके ना सिर्फ दीवाने हैं बल्कि उसकी बेहद कदर करते हैं। हम दोनों उस मोची की दुकान की जानब चल दिए। लेकिन मैं तो हैरान रह गया कि उस मोची की ना तो कोई दुकान थी ना कोई कारखाना। महज एक दरख्त के नीचे उसने अपना अड्डा जमा रखा था। मुख्तसर से औजारों पर मबनी एक छोटा सा संदूक, उसके खुद के बैठने के लिए एक छोटा सा खस्ता हाल कुशन और पैरों में नहायत बेसुदा जूतों की जोड़ी उसकी मलकियत थे। दरख्त की जड़ के गिर्द बने सीमेंट के पक्के थड़े पर उसकी छोटी सी दुकान कायम थी। शहजाद ने मुझे बताया कि इस दरख्त की जड़ को इस मोची की मलकियत समझो। गांव वालों ने लाख कोशिश की लेकिन इस मोची ने इस जगह को किसी कीमत पर ना छोड़ा। अब सब के सब थक हार कर बाज आ गए। ये मोची पिछले 32 साल से यहीं पर अपना अड्डा जमाए हुए है। जब शहजाद ये सब बता रहा था उस वक्त हम यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन उस वक्त असलम मोची अपनी बराए नाम उस दुकान में मौजूद नहीं था। मुझे शहजाद ने मजीद बताया कि इस मोची की शोहरत की एक और बड़ी वजह है और वो ये कि असलम मोची किसी का जूता अपने हाथ में लेकर उसके आने वाले कल का हाल बता सकता है और उसे आने वाली किसी बड़ी मुसीबत से आगाह कर देता है ताकि वो उस मुसीबत से कुछ हद तक बच सके। अब मेरा तो जुस्सुस और बढ़ रहा था और मेरा दिल चाह रहा था कि किसी भी तरह उस मोची से बातचीत करूं, लेकिन वो उस वक्त वहां मौजूद न था। हम यहाँ शहजाद की वालदा के जूते मरम्मत करवाने आए थे। हम उसी दरख्त के थड़े पर इंतज़ार करने के लिए बैठ गए। इस दौरान मैंने शहजाद से पूछा कि ये कैसा इल्म है उसके पास और अगर वो मोची है तो वो इस कदर गहरे इल्म का मालिक कैसे बना। मुझे बताया गया कि आज से तकरीबन 35 साल पहले इस मोची ने यहाँ दरख्त की जड़ के करीब दरख्त की छांव से फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पर बैठना शुरू कर दिया। वो यहाँ बैठकर लोगों के जूते मरम्मत करता था। लेकिन गांव में और भी मोची थे, इसलिए उसके पास काम बहुत कम आता। कभी कभी तो सारा दिन खाली गुजर जाता। एक दिन शाम होने को आ गई थी लेकिन उसके पास सारे दिन में एक भी जूता मरम्मत को नहीं आया। करीब ही था कि वह अपने घर खाली हाथ लौट जाता। उसी उसना में उसके पास एक नहायत बूढ़ी औरत अपना जूता मरम्मत करवाने के लिए आई। वो बहुत गरीब थी। कपड़ों पर जगह जगह पेबंद लगे थे। नंगे पांव खड़ी थी और अपने जूते हाथ में थाम रखे थे। असलम के करीब आकर कहने लगी, बेटा
کیا تم میرا جوتا سلائی کر دو گے؟ اسلم نے نہایت احترام کے ساتھ کہا، کیوں نہیں ماں جی۔ لیکن وہ بڑھیا ایک دم بولی، مگر میرے پاس تم کو دینے کے لیے پیسے نہیں۔ گاؤں کے سبھی موچیوں نے مفت میں میرے جوتے مرمت کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ اسلم نے اپنا سامان زمین پر بچھاتے ہوئے اس بوڑھی کو احترام سے وہاں بٹھایا اور کہا، ماں جی، بیٹے کبھی اپنی ماں سے پیسے لیتے ہیں کیا؟ لاؤ میں تمہارے جوتے مرمت کر دوں۔ یہ کہہ کر اسلم نے جوتے جو کہ بہت کیچڑ زدہ تھے اپنے ہاتھ میں لے لیے۔ وہ بوڑھی کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، مجھے لگتا ہے ان جوتوں کا صحیح حقدار مجھے آج مل گیا ہے۔ بڑھیا کے الفاظ سن کر اسلم چونک پڑا۔ اس نے دل میں سوچا، اتنے بوسیدہ جوتوں کو ابھی کسی کی ملکیت ہونا چاہیے کیا؟ لیکن خیر وہ اماں کے احترام میں خاموشی سے اس کی باتیں سننے لگا۔ بڑھیا نے اپنی بوسیدہ قمیض کی جیب میں سے ایک عقیق کی انگوٹھی نکالی اور اسلم کو دے دی۔ ساتھ ہی ساتھ اس نے آہستہ آہستہ کچھ بڑبڑانا شروع کر دیا، جیسے کچھ پڑھ رہی ہو۔ پھر اٹھی اور اس درخت کے گرد ایک دائرہ کھینچ کر کہنے لگی، یہ لو بیٹا، آج سے میرا سارا علم تمہارا ہوا۔ تم جب بھی یہاں بیٹھ کر کام کرو گے ان جوتوں کو پہنے رکھنا اور اس انگوٹھی کو بھی۔ اس کے بعد وہ بوڑھی اسلم کے پاس سے چلی گئی۔ اسلم کو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن اس نے بوڑھی کی سبھی باتوں پر عمل کیا۔ وہ جب بھی اپنے اڈے پر کام کرتا ان جوتوں کو پہنے رکھتا۔ اس کے پاس گاہکوں کی لائن لگی رہتی۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب پورا دن ایک بھی گاہک نہ آتا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ اسلم موچی کے پاس گاہکوں کی بڑی لائن کھڑی رہتی۔ اس وقت اسلم کی عمر 32 برس تھی۔ اسلم کا کام خوب چلنے لگا۔ شروع میں ایک دو بار اسلم نے محض آزمانے کی غرض سے وہ جوتے اتارے، مگر جلد ہی اس کو احساس ہو گیا کہ وہ اب ان جوتوں کے بغیر نامکمل ہے۔ ابھی ہم یہ سب باتیں کر ہی رہے تھے کہ کچھ دیر بعد اسلم موچی نمودار ہوا۔ میں اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ وہ نہایت سادہ شخصیت کا مالک تھا۔ اب اس کی عمر تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی۔ دبلا پتلا جسم، نظریں نیچے کیے سادہ سی چال کے ساتھ وہ سلام کرتے ہوئے ہمارے درمیان آ بیٹھا۔ ہاں، اس کی آنکھیں گہری زرد رنگ کی تھیں۔ ان میں کوئی خاص کشش نہیں تھی، لیکن ایک عجیب سا تاثر لیے اس کی آنکھوں میں گہرائی سی موجود تھی، جس پر مجھ پر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ شہزاد نے خالہ جان کے جوتے اسلم کو تھما دیے۔ وہ خوش اسلوبی سے انہیں سلائی کرنے لگا۔ اپنے کام میں مگن اچانک رک گیا اور کہنے لگا، شہزاد بیٹا، اگر تمہاری والدہ کو کوئی بہت ضروری کام درپیش نہ ہو تو انہیں کسی طویل سفر پر جانے مت دینا۔ شہزاد نے حیرت سے پوچھا، ایسا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ اسلم موچی نے جواب دیا کہ خطرہ ہے، اور وہ بھی موت کا خطرہ، لیکن اگر تم احتیاط کرو تو مصیبت سے بچا جا سکتا ہے۔ دراصل اسلم موچی کسی کے بھی جوتوں کو ہاتھ لگا کر اس کے ماضی اور مستقبل کو بھانپ سکتا تھا، اور یہی وہ پراسرار علم تھا جو بڑھیا اسے دے کر گئی تھی۔ ہم جوتے لے کر گھر واپس لوٹے تو پتہ چلا کہ کچھ دور کے رشتہ داروں نے اعتراض کیا ہے کہ اگر شہزاد کی والدہ شادی کا دعوت نامہ خود لے کر نہیں آئیں گی تو ہم شادی میں شرکت نہیں کریں گے۔ لیکن ہونی کو کون ٹال سکتا ہے؟ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی خالہ جان کو دوسرے شہر جانا پڑ گیا، اور راستے میں بس کو ایک حادثہ پیش آ گیا اور بس ایک کھائی میں جا کر گر گئی اور خالہ جان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ہنستا بستا گھر موت کے ماتم میں تبدیل ہو گیا۔ میری تو عقل موقوف ہو کر رہ گئی تھی کہ کیسے ایک شخص محض جوتوں کو ہاتھ لگا کر یہ بتا سکتا ہے کہ ان جوتوں کو پہننے والے کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوگا۔ کچھ دنوں کے بعد سادگی سے شادی ہو گئی۔ اب میں نے واپس اپنے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ شہزاد مجھے گاؤں کی سیر کروا رہا تھا۔ اچانک میرا جوتا ٹوٹ گیا اور ہم اسے سلائی کروانے کے لیے اسلم موچی کے پاس لے گئے۔ اسلم بھائی نے میرے جوتے سلائی کرتے کرتے مسکرانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، مجھے کچھ وقت لگے گا، چاہو تو کچھ دیر بعد لے لینا۔ پھر کچھ دیر رک کر مجھے مخاطب کر کے بولا،
वाह भाई, तुम किस्मत के तो बड़े धनी हो, आने वाले चंद सालों में ही तुम बुलंदियों को छुओगे। मैं हैरान था, हालांकि मैं उसकी पेशनगोई का सबूत अपनी आंखों से देख चुका था, फिर भी मेरे यकीन में कुछ कमी सी थी। खैर, हम सामान समेटे और वापसी की तैयारी करने को वापस चले गए। शाम को मेरी वापसी की ट्रेन थी। हम जूता लेने बरगद की दुकान पर पहुंचे, लेकिन असलम मोची वहां न था। उसके शागिर्द ने मुझे जूते देने से मना कर दिया कि वो खुद आकर देंगे, लेकिन ट्रेन का वक्त निकला जा रहा था। मैं उसे जोर देने लगा तो शागिर्द ने 3 जोड़े मेरे सामने रख दिए और कहने लगा, ये लीजिए, जो आपका है वो ले लें। मैंने अपने जूते की पहचान की और घर ले आया। घर वापस पहुंचा ही था कि मेरा जर्मनी जाने का इंतजाम हो गया। असलम के कहे अल्फाजों को जीना बनाए मैं बुलंदियों के ख्वाब देखता हुआ जर्मनी पहुंच गया, लेकिन मेरी किस्मत ने अपना पासा पलट लिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक हादसे की बिना पर मुझे जेल हो गई, वो भी 5 साल के लिए। इस दौरान मुझे बेहद तकलीफों से गुजरना पड़ा। हर लम्हा मैंने रो रो कर गुजारा। हर रात मुझे मौत जैसी लगती। मैं हर वक्त दिल ही दिल में असलम को कोसता रहता और सोचता कि जिस दिन मैं यहाँ से छूट गया, सीधा उसके पास जाऊंगा और उसका गिरबान पकड़कर उसे बरगद के गिर्द घसीट दूंगा। और बिलाखिर वो क़यामत ख़ेज़ 5 साल ख़त्म हो गए और मैं अपने दिल एहद के मुताबिक वापस वतन पहुँचते ही सीधा असलम के पास पहुँचा। उसे देखकर मेरी आंखों में खून के आंसू उतर आए। वो भी जैसे मुझे अब भांप गया था। चौंक कर खड़ा हो गया। मैंने उसका गिरबान पकड़ लिया और इस पर चिल्लाने लगा और उसी कैफियत में सारा वाक़या सुना डाला। असलम ने मुझे नहायत अफसोस से देखा और कहने लगा, देखो, जब तुम्हें मेरे शागिर्द ने कहा था कि मैं खुद आकर तुम्हारे जूते दूंगा, तब तुमने क्यों ज़बरदस्ती की? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपना ही जूता लेकर गए थे? मैं कदर हैरत में आ गया और असलम का गिरबान छोड़ दिया। फिर कुछ देर बाद सोचकर मुझे याद आया कि हाँ, उस दिन 3 जोड़े थे जिन पर नाम नहीं लिखा हुआ था और वो तीनों तकरीबन एक ही जैसे दिखाई देते थे। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने जूते की पहचान की और ले गया। असलम ने जवाब दिया, नहीं, मैं किसी की अमानत में खयानत नहीं करता। तुम्हारे जूते आज भी मेरे पास हैं। तुम उस दिन किसी और का जूता लेकर गए थे और नाम मैंने तुम्हारे नाम के तकद्दुस में नहीं लिखा था। तुम्हारा नाम अब्दुल्ला है और बाकी दोनों भी अब्दुल रहमान और अब्दुल हमीम थे। भला अल्लाह के नामों को मैं जूतों पर कैसे लिख सकता था? इसलिए अपने शागिर्द को कह दिया था कि जूता मैं खुद वापस आकर दूंगा। तुम जिसका जूता पहन कर गए थे उसकी किस्मत में 5 साल की कैद लिखी थी, सो वो तुम्हें झेलना पड़ी। तुम्हारी किस्मत तो वाकई बुलंद है। अब तुम अपना जूता ले लो मुझसे। असलम की बातें खंजरों की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो गईं। मारे दुख कर मेरा दिल फटा जा रहा था, लेकिन मैं क्या कर सकता था? असलम ने मुझे मेरे जूते वापस दिए और मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि चंद ही माह में मुझे मेरी नौकरी में इस कदर तरक्की मिली कि मैं बयान नहीं कर सकता। लेकिन मेरी अकल आज तक असलम की पुरस्कार शख्सियत को समझने से कासिर है। लेकिन एक बात जो समझ में आई वो ये ज़रूर है कि अपनी चीज़ों का भरपूर अंदाज में ख्याल रखना कितना अहम होता है। मोहतरम नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आज की कहानी आप दोस्तों को पसंद आई होगी। अगर हमारी वीडियोज़ आपके ज़ौक़ की तर्जुमानी करती हैं तो हमारी वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि सांसों ने वफा की तो अगली बार एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अल्लाह पाक आप सबका हाफिज़ व निगहबान। हंसते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।